हेलो एवरीवन। तो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन्स में हमने कितना पार्ट कवर कर लिया है देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स की। ठीक है, ये जितना भी पार्ट है ये हम किस में पढ़ रहे हैं? एल्केन्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एल्केन्स में हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस जिसमें फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा। देन हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन भी पढ़ी थी। देन हमने फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमने कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आ गया जिसमें हमने देखा था कि एल्केन्स की प्रिपरेशंस कैसे होती हैं। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लास्ट लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हमने देखा था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही आ रही हैं, और इसमें हम बात करेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, पायरोलाइसिस, देन ऑक्सीडेशन एंड कंफर्मेशंस। ठीक है, जितना इस वीडियो में कवर अप होगा उतना हम करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लेते हुए हम चलते हैं आगे। शुरू करते हैं नाइट्रेशन से। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमारी एल्केन्स की ही चल रही हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब भी कोई एल्केन को NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे HNO3, ठीक है, जब इसमें से सब्स्टिट्यूट होगा RNO2 बनेगा प्लस वाटर इसमें से बाहर चला जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन चलती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, कवर भी लिया था कि किस तरह से जब एल्केन को एक नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस कर रहा है तो उसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, जो हमने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था। ठीक है, जब हमने एल्केन्स का फर्स्ट लेक्चर लिया था तब हमने कहा था कि जो एल्केन्स होते हैं ये पैराफिन नेचर के होते हैं। ठीक है, पैराफिन मीन्स लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव नेचर होने की वजह से जो एल्केन्स होते हैं ये ऐसे रिएजेंट्स जो नॉर्मल रिएजेंट होते हैं लेबोरेटरी में, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इनके साथ ही रिएक्शन शो नहीं करते हैं। पैराफिन नेचर होने की वजह से ये HNO3, H2SO4 जैसे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हमने तब ये चीज़ पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं HNO3 रिएजेंट का। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि HNO3 को हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे लेते हैं। ठीक है, जब भी हम ये लेंगे हम इसको हाई टेम्परेचर पे इसीलिए लेंगे क्योंकि ये नॉर्मली वर्क नहीं करता है। ठीक है, और इस तरह से एक रिएक्शन चलती है। ठीक है, HNO3 या तो हम ऐसे लिखते हैं कि फ्यूम्स ऑफ HNO3 लेते हैं। ठीक है, फ्यूम्स या फिर कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, बुक्स में लिखा है फ्यूम्स ऑफ HNO3 लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब HNO3 RH के साथ किसी एल्केन के साथ आता है तो RNO2 ग्रुप बनता है, यानी कि नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर इसमें से निकल जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे चल रही है। ठीक है, जो ये HNO3 है ये इस तरह से ब्रेक होता है NO2। ठीक है, जो ये H है ये क्या करता है, इस OH को लेके बाहर चला जाता है और NO2 जो होता है वो हाइड्रोजन पे आ जाता है, सॉरी R के साथ आ जाता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ठीक है, ये है नाइट्रेशन। नेक्स्ट एक चीज़ और कि जो इसके जो लवर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लवर मेंबर्स से रिएक्शन शो नहीं करते। अब क्योंकि हम इसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, लेकिन कार्बन और कार्बन का भी होगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ किस तरह से होता है। लवर मेंबर ये नाइट्रेशन शो नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक है, हमें नाइट्रेशन करवानी है HNO3 के साथ इन हाई टेम्परेचर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये है प्राइमरी एंड दिस वन इज़ द सेकेंडरी। ठीक है, HNO3 से NO2 ग्रुप ने इनके पास आना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? CH3 CH2
CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट कर देगा NO2, NO2 इसके प्लेस पे आएगा और वाटर इसमें से बाहर चला जाएगा। ठीक है, वाटर क्या करेगा, इन सब में से वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एक प्रोडक्ट। दूसरा NO2 कहता है कि मैं इसके पास नहीं इसके पास जाऊंगा, क्योंकि हमने फ्री रेडिकल में देखा था, अभी तक हम देख रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चल रहे हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल में हमने एक ऑर्डर पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, मतलब जो 2 डिग्री वाला है ये 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो NO2 जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल वाले के पास जाएगा। ये कहता है कि इसके पास तो है चांस जाने का, ये कहेगा मुझे इसके पास जाना है। ठीक है, NO2। ठीक है, तो NO2 क्या करेगा, प्राइमरी के पास तो जाएगा लेकिन सेकेंडरी के पास भी इसके पास चांस है कि ये जाएगा। ठीक है, जब ये इसके पास जाएगा इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल बनेगा, या हम ये कहें कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट NO2 कहता है, ये तो हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अब कार्बन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मे बी वो यहाँ से हो जाए या वो यहाँ से हो जाए। ठीक है, वो ब्रेकडाउन कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है C। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया लेट्स सपोज, तो ये क्या किया कि CH3 CH2 NO2 एक इसके पास चला जाता है। ठीक है, इस ग्रुप के पास। नेक्स्ट एक C के पास भी चला जाता है, दैट मीन्स CH3 NO2। इस तरह से जो नाइट्रो ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है ये देने लग जाते हैं। और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। ठीक है, 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी स्टेबल होता है, जबकि माइनर जो होता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, माइनर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, वो एज ए माइनर होते हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट अगर हम इसमें देखें तो ये कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी। ठीक है, और ये था प्राइमरी। ठीक है, और हमने फ्री रेडिकल्स में हमने देखा था कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन, GOC में हमने ये चीज़ देखी थी 1 डिग्री। ये फ्री रेडिकल्स का ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन का भी ऐसा ही ऑर्डर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नाइट्रेशन ऐसे ही शो करती है। ठीक है, और ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड है। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, नाइट्रेशन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि नाइट्रेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है सल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन क्या होता है। ठीक है, सल्फोनेशन किस में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सल्फोनेशन क्या होता है, जब भी कोई एल्केन, ठीक है, जब भी कोई एल्केन H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये किस तरह से बनता है, RSO3H प्लस इसमें से वाटर बाहर हो जाता है। ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, किस पे होती है, हाई टेम्परेचर पे। एक चीज़ और, ये रिएक्शन SO3 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, SO3 की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ से क्या बनता है, एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एल्केन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि H2SO4 प्लस SO3 मिलकर बनाते हैं H2S2O7, और जो H2S2O7 होता है दिस इज द ओलियम। यानी कि हम ये कह सकते हैं एल्केन जब भी ओलियम के साथ रिएक्शन शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर, वहाँ से एल्केन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें SO3 सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को, उसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लाइक नाइट्रेशन की तरह ये भी रिएक्शन शो नहीं करते।
ठीक है, लोअर मेंबर्स भी रिएक्शन इसमें शो नहीं करते। फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक C7H15 एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द SO3 एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ से क्या होगा कि C7H15SO3H प्लस इसमें से वाटर बाहर, ठीक है। अगेन ये किस तरह से ओपन होता है, OHSO3H, ठीक है। ये वाटर जो है ना, ये H इस OH को लेके बाहर चला जाता है और ये SO3H R ग्रुप के साथ आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से रिएक्शन जो है हमारी चलती है सल्फोनेशन की। एक बात और, हमने कहा कि सल्फोनेशन जो है ये लोअर मेंबर सल्फोनेशन शो नहीं करते, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सी, CH3 ये है एक आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन क्या करता है, H2S2O7 एट हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन शो करता है। किस तरह से, CH3 एंड SO3H ये बन जाता है एक सल्फोनिक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसे आप एक्सेप्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन आइसोब्यूटेन जो है ये रिएक्शन शो करता है। सिर्फ आइसोब्यूटेन ही ऐसा है जो रिएक्शन शो करता है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है लोअर मेंबर एल्केन जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एरोमेटाइजेशन। नाम से पता चलता कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। क्या होता है ये एरोमेटाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, कन्वर्जन होती है ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की, कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स into aromatic compounds। एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स की कन्वर्जन होती है, ओके। एलिफेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कन्वर्जन होती है दैट इज द एरोमेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि लोअर मेंबर इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते। एल्केन्स हैविंग, ठीक है, एल्केन्स हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन, ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन अगर होंगे वही पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 6 और मोर देन 6 कार्बन पार्टिसिपेट्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, V2O5 कुछ रिएजेंट्स हैं जो इनकी प्रेजेंस में होता है, Cr2O3, MO2O3 एंड एक्सेट्रा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन चलती है। ऐसे एल्केन्स जिनके पास 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। V2O5, Cr2O3, MO2O3, ठीक है, ऐसे कुछ रिएजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है और वो भी एट हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन चलती हैं, ठीक है। लेते हैं एक हम एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक हेक्सेन, ठीक है, जंक्शंस पे कार्बन है, ठीक है। हमने कहा कि ये रिएक्शन हो रही है V2O5 Cr2O3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, या फिर MO2O3, ठीक है, Al2O3 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे होते हैं CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे भी है CH3। जो ये हाइड्रोजन हैं दो, ये दो हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये एसिड निकलते हैं, ठीक है, कैसे, CH2 एंड CH2, एक रेडिकल इसके पास छोड़ जाते हैं और एक रेडिकल इसके पास छोड़ जाते हैं। ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना देते हैं। फर्दर ये क्या करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाते हैं CH2, ठीक है, हमें पता है कि जंक्शन पे CH2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या हुआ, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ से बाहर, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ से बाहर, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ से बाहर, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या हुआ कि 3 H2 मॉलिक्यूल बाहर चले गए, ठीक है, 3 H2 मॉलिक्यूल, एक ये चला गया, सेकंड ये एंड थर्ड ये, और इन्होंने कैसा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, साइक्लिक तो ये पहले से था। जब ये इसने आपने यहाँ मूव किया, अपने बॉन्ड यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए, तो ये ऐसा बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बॉन्ड और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया, और ये बन गया एक बेंजीन, और बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बीच में जो बना, ये क्या बना, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना। अगर हम यहाँ कहें कि हाई टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर जो है ये हम ले लेते हैं 773 केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर जो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये है एरोमेटाइजेशन कि एक एलिफेटिक कंपाउंड्स किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमराइजेशन क्या होता है। आइसोमराइजेशन हमने आइसोमर्स पढ़े थे, क्या होता है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि जब कन्वर्जन होती है ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर, ठीक है, जब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होती हैं, कन्वर्जन होती हैं टू अनदर आइसोमर, देन इट इज़ नोन एज आइसोमराइजेशन। एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जब इनकी कन्वर्जन होने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि ये क्या होती है, आइसोमराइजेशन होती है। नॉर्मली अगर हम इसमें बात करें तो जो पार्टिसिपेट करते हैं ये एन एल्केन्स होते हैं, ठीक है, एन एल्केन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और एन एल्केन्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे एक नया आइसोमर प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू आइसोमर प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू आइसोमर, एक नए आइसोमर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। एन एल्केन्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट चेन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और न्यू आइसोमर प्रोडक्ट मान लो कुछ ब्रांच चेन प्रोडक्ट बना देते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे एन ब्यूटेन ले लेते हैं, CH2 CH3, ठीक है, ये है एन ब्यूटेन, ठीक है। इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, या हम यहाँ पर HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रोडक्ट एक नया बनेगा
वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बना, इसका क्या नाम है, 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन, ये एक स्ट्रेट एल्केन था और यहाँ से ब्रांच एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम कहें कि आइसोमर्स हमने कई टाइप्स के देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था चेन भी देखा था, पोजीशन आइसोमर्स भी देखे थे हमने। ठीक है, हम बात करते हैं कि किस तरह से एन ब्यूटेन ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एन एल्केन एक ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द आइसोमराइजेशन। अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C4, ठीक है, H10, 5, 6, 7, 10। ठीक है, यहाँ आ जाता है इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला H10 है। ठीक है, और अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये आता है C4, H10। ठीक है, मतलब ये कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी, वहाँ पर ब्रांच चेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आइसोमराइजेशन में एक ही मॉलिक्यूल की कन्वर्जन जब एक आइसोमर से, ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। ठीक है, जब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में इसकी कन्वर्जन होती है, देन इट इज़ नोन एज आइसोमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोलिसिस की। नेक्स्ट ले रहे पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस। ठीक है, जहाँ पे लिसिस का यूज़ किया जाता है वहाँ पे हमें हमेशा पता होना चाहिए कि उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ठीक है, पायरोलिसिस को ही हम कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है, पायरोलिसिस को ही हम कहते हैं क्रैकिंग। ओके, अब पायरोलिसिस में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स, हायर कंपाउंड्स होते हैं, वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ हायर कंपाउंड्स। जो हायर कंपाउंड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स। ठीक है, इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स अगेन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर पे होंगे। ठीक है, जब हायर कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होने लग जाती है स्मॉलर कंपाउंड्स में एट हाई टेम्परेचर, देन इसको कहा जाता है कि ये पायरोलिसिस हो रही है। ठीक है, या हम ये कहें कि जो हायर एल्केन्स होते हैं, ठीक है, हायर एल्केन्स डिकम्पोज्ड होने लग जाते हैं ये किसमें, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये स्मॉलर एल्केन्स की हम बात करें। ठीक है, हायर एल्केन्स जो होते हैं ये एल्कीन्स प्लस एल्काइंस प्लस स्मॉलर एल्केन्स। ठीक है, छोटे छोटे एल्केन्स में क्या करने लग जाते हैं, डिकम्पोज करने लग जाते हैं। हायर एल्केन्स ये डिकम्पोज होने लग जाते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम ले लेते हैं C6H14। ठीक है, हेक्सेन, हमने क्या किया, एक हेक्सेन ले लिया। ठीक है, ये हेक्सेन क्या करेगा, सबसे पहले इसने क्या किया, हेक्सेन में ये ब्रेक डाउन हो गया। हेक्सेन C6H12 प्लस H2 यहाँ से बाहर चला गया, ये एक हेक्सेन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि ये किस तरह से हुआ, 6 कार्बन्स थे इसके पास और इसने एक ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन प्लस यहाँ पे हुआ एक इथेन की फॉर्मेशन। ठीक है, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, स्मॉलर एल्केन्स में गया, इथेन होता है C2H6। ठीक है, और अगर ब्यूटेन की बात करें तो ये आता है C4H8।
ठीक है। तो इस तरह से ये ब्यूटेन और इथेन में इसकी क्या हुई, डिकम्पोजिशन होने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये कुछ ऐसे भी डिकम्पोज हो सकते हैं, कैसे, ब्यूटेन में तो हुआ, ठीक है, दो प्रोपीन में मान लेते हैं, ठीक है, प्रोपीन में हुआ, ठीक है, एक प्रोपीन में हुआ जिसके पास 3 कार्बन जाएंगे, एक ही हो जाता है इथेन में, इथीन, और एक हो जाता है मीथेन में, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है इनके पास, ठीक है। मीथेन में CH4, ठीक है। इथीन की बात करें तो C2H4, ठीक है, यही होता है ना, डबल बॉन्डेड होते हैं। और अगर प्रोपेन की बात करें तो ये होता है C3H6, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से होते हैं जो हेक्सेन है, ये हेक्सेन में डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट इसके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये ब्यूटेन प्लस इथेन में भी डिकम्पोज हो सकता है, प्रोपेन, इथीन एंड मीथेन में भी ये क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। हमने कहा कि ये एट हाई टेम्परेचर पे होगा, तो हम इसका टेम्परेचर जो है वो कितना ले लेते हैं, 773 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे ये क्या करता है, जो हायर एल्केन्स है, दैट इज़ द हेक्सेन ने क्या किया, एल्काइंस एंड स्मॉलर एल्केन्स में इसने अपनी डिकम्पोजिशन दिखा दी, किस तरह से ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। एक चीज़ और, जो ये पायरोलिसिस होता है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी तक हम वैसे जितने भी देख रहे हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। और इसी की वजह से, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि इसमें जो डिकम्पोजिशन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की तो होती ही होती है, लेकिन कार्बन और कार्बन की भी होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और साथ ही साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी चल रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन तो रैप्चर करेंगे ही करेंगे, लेकिन कार्बन कार्बन भी जो है ये भी रैप्चर करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं पायरोलिसिस में ही, ठीक है। मान लो C12H26, ठीक है, ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पे चलेगी, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये 993 केल्विन पे चल रही है, ठीक है। C12H16 डोडेकेन, ठीक है, डोडेकेन एट 993 केल्विन पे ये कैसे डिकम्पोज करेगा, ठीक है, ये कर लेगा, हेप्टेन हो गया, ठीक है, हेप्टेन में ब्रेकडाउन हो गया, प्लस लेट्स सपोज ये हेप्टेन में हो गया, ठीक है, प्लस अदर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ओके। C12H26 डोडेकेन एट 993 केल्विन, ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन हो रही है हेप्टेन प्लस अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक बात और, जो ये रिएक्शन होती है ये होती है पैलेडिनियम, प्लेटिनियम और निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। तो इस तरह से होती है पायरोलिसिस। अगर हम हेप्टेन का फॉर्मूला देखें तो हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, ठीक है, हेप्टेन नहीं, यहाँ पे हेप्टेन नहीं आएगा, पेंटेन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 7 और 7 14 कार्बन हो जाएंगे, जबकि हमारे पास 12 कार्बन है, ठीक है, और इसका होता है C5H10, ठीक है। पेंटेन में ये जा सकता है हेप्टेन प्लस पेंटेन, हेप्टेन और हेप्टेन में नहीं जा सकता क्योंकि उसे 14 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास 12 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि पायरोलिसिस होती है एट 773 केल्विन पे। नेक्स्ट ये 973 केल्विन या 973 केल्विन पे ये रिएक्शन जो है ये चलती है, और ये रिएक्शन होती है पैलेडिनियम, प्लेटिनियम और निकल की प्रेजेंस में। तो इस तरह से पायरोलिसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी रह जाती है, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।